हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज मैं आपके लिए BESC 132 सब्जेक्ट कोड लेके आई हूँ और जिसका टाइटल है शिक्षा की संरचना एवं प्रबंधन। तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। आपके जो आने वाले एग्ज़ाम्स हैं उसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि जो है इसमें प्रेम सर के द्वारा सेलेक्टेड जितने भी 5 इयर्स के मोस्ट इम्पॉर्टेंट PYQ हैं उन्हें पिक किया गया है। अगर आप इन सभी प्रश्नों का सही प्रिपरेशन करके जाओगे तो मैं श्योर हूँ कि आप 100 में से 100 लिख कर आओगे। और बेसिकली यह वीडियो जो है इग्नू जून एंड दिसंबर एग्ज़ाम 2026 के लिए खासकर बनाया गया है। तो फुल एनर्जी के साथ चलिए दोस्तों, हम लोग एक के बाद एक क्वेश्चन को देखते हैं, समझते हैं और एक साथ पढ़ते हैं। तो जिसमें से हमारा सबसे पहला क्वेश्चन, और जो खंड ए का जितने भी प्रश्न होने वाले हैं वो सारे 20 मार्क्स के होंगे। तो सबसे पहला प्रश्न है हमारा, माध्यमिक शिक्षा आयोग 1952 से 53 को दिया गया आदेश पत्र क्या था और उसकी प्रमुख स्तुतियों की विस्तार से चर्चा कीजिए। तो हमारा क्वेश्चन है कि जो माध्यमिक शिक्षा आयोग है उसको कौन सा आदेश पत्र दिया गया था और उसमें क्या चीज़ का वर्णन हुआ था। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि माध्यमिक शिक्षा आयोग के बारे में कि है क्या। तो माध्यमिक शिक्षा आयोग जो है वो 1992 में डॉक्टर ए लक्ष्मण स्वामी मुदालियर की अध्यक्षता में गठित किया गया था। तो ये जो माध्यमिक शिक्षा आयोग कब गठित किया गया था, 1952 में डॉक्टर ए लक्ष्मण स्वामी मुदालियर की अध्यक्षता में गठित किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य भारत की माध्यमिक शिक्षा व्यवस्था की समस्याओं का अध्ययन करना तथा उसे आधुनिक और उपयोगी बनाना था। तो इसमें जो है इसका जो मुख्य उद्देश्य था वो भारत में जो हमारी माध्यमिक शिक्षा होती है, मिडिल स्कूल का जो हमारा एजुकेशन होता है, उस व्यवस्था का जितना भी हमें प्रॉब्लम्स है उसमें उसके बारे में जानना और उसको और भी ज़्यादा आधुनिक और उपयोगी बनाना था। स्वतंत्रता के बाद देश को ऐसे नागरिकों की आवश्यकता थी जो लोकतांत्रिक मूल्यों को समझे और राष्ट्र विकास में योगदान दे। इसी कारण जो है आयोग को माध्यमिक शिक्षा की संरचना, पाठ्यक्रम, परीक्षा प्रणाली तथा शिक्षण पद्धति की समीक्षा का दायित्व दिया गया। उसके बाद जो माध्यमिक शिक्षा आयोग को आदेश पत्र दिया गया था, तो इस आयोग का आदेश पत्र में क्या था। तो पहला जो है इसमें माध्यमिक शिक्षा की वर्तमान स्थिति का अध्ययन करना, उसके बाद शिक्षा को जीवन उपयोगी एवं रोजगार उन्मुख बनाना, विद्यार्थियों में नैतिक, सामाजिक एवं लोकतांत्रिक मूल्यों का विकास करना, पाठ्यक्रम एवं प्रशिक्षण प्रणाली में सुधार सुझाना, उसके बाद शिक्षक प्रशिक्षण एवं विद्यालय प्रशासन को सुदृढ़ बनाना। अब इसके जो प्रमुख स्तुतियाँ थी वो थी शिक्षा संचार में सुधार। माध्यमिक शिक्षा को 2 भागों में बांटने की सिफारिश की गई इसमें, जिसमें से पहला जूनियर माध्यमिक 3 वर्ष का और उसके बाद जो है उच्च माध्यमिक, तो इसे 2 भागों में बांटा गया। बहुउद्देश्य विद्यालयों की स्थापना की गई। विद्यार्थियों की रुचि के अनुसार विज्ञान, कृषि, तकनीकी एवं वाणिज्य शिक्षा उपलब्ध कराने की बात कही गई। उसके बाद है व्यावसायिक शिक्षा पर बल, मतलब जो केवल डिग्री प्राप्त के बजाय रोजगार परक शिक्षा को बढ़ावा देने की सिफारिश की गई। पाठ्यक्रम में विविधता, कला, शारीरिक शिक्षा, नैतिक शिक्षा एवं शैक्षिक गतिविधियों को महत्व दिया गया। प्रशिक्षण प्रणाली में सुधार, केवल वार्षिक परीक्षा पर निर्भरता कम कर आंतरिक मूल्यांकन को बढ़ावा देने का भी सुझाव दिया गया। उसके बाद जो अगला चीज़ था वो था मार्गदर्शन एवं परामर्श सेवा। विद्यार्थियों के करियर चयन हेतु विद्यालयों में परामर्श व्यवस्था की अनुशंसा की गई। उसके बाद शिक्षक प्रशिक्षण, जो हमारा
टीचर को है उसको ट्रेनिंग देने का भी बात किया गया। योग्य एवं प्रशिक्षित शिक्षकों की नियुक्ति पर बल दिया गया। माध्यमिक शिक्षा आयोग ने भारत शिक्षा को व्यवहारिक, लोकतांत्रिक एवं छात्र केंद्रित बनाने का प्रयास किया। तो ये जो माध्यमिक शिक्षा आयोग है वो क्या किया, भारत की जो शिक्षा प्रणाली है उसमें शिक्षा को व्यवहारिक, लोकतांत्रिक एवं छात्र केंद्रित बनाने का प्रयास किया। इसकी संस्तुतियों ने आधुनिक माध्यमिक शिक्षा की नींव रखी और बाद की शिक्षा नीतियों को भी प्रभावित किया। उसके बाद है हमारा अगला प्रश्न। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और हमारे साथ वीडियो के लास्ट तक बने रहें। तो उसके बाद है हमारा अगला प्रश्न जो है, शिक्षा आयोग की प्रमुख संस्तुतियाँ क्या थी, उनके प्रभावों का समालोचनात्मक विश्लेषण कीजिए। तो अगला प्रश्न क्या है हमारा कि शिक्षा आयोग 1964 से 66 की प्रमुख संस्तुतियाँ क्या थी, उनके प्रभावों का समालोचनात्मक विश्लेषण कीजिए। तो यह जो है शिक्षा आयोग 1964 में, कब, 1964 में डॉक्टर D.S. कोठारी की अध्यक्षता में गठित किया गया था। तो शिक्षा आयोग कब गठित किया गया था, 1964 में डॉक्टर D.S. कोठारी की अध्यक्षता में। इसे कोठारी आयोग भी कहा जाता है। तो शिक्षा आयोग को क्या कहा जाता है, कोठारी आयोग भी कहा जाता है। इसका उद्देश्य भारत की संपूर्ण शिक्षा व्यवस्था का अध्ययन कर राष्ट्र विकास के अनुरूप सुधार सुझाना था। तो इसका जो मुख्य उद्देश्य क्या था, भारत की संपूर्ण शिक्षा व्यवस्था का अध्ययन कर राष्ट्र विकास के अनुरूप सुधार सुझाना था। और इसकी प्रमुख संस्तुतियाँ जो थी वो थी, सबसे पहला समान शिक्षा प्रणाली। इसमें सभी बच्चों को समान अवसर देने पर क्या बल दिया गया कि सभी को एक समान जो है अवसर दिया जाए, चांस दिया जाए सबको। उसके बाद 10+2+3 शिक्षा संरक्षण। तो इसमें विद्यालय एवं उच्च शिक्षा की नई संरचना सुझाव गई। मतलब कि जो ये है 1 से 10 तक का, उसके बाद +2 जो है ये हमारा 11-12 है, और जो ये 3 है ये जो हमारा डिग्री कोर्स का है, जो बैचलर डिग्री का होता है 3 साल का उसका। उसके बाद है निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा। तो इसमें जो है 14 वर्ष तक के बच्चों को मुफ्त शिक्षा देने की अनुशंसा की गई। उनके बारे में बात किया गया कि जितने भी 14 वर्ष तक के बच्चे होंगे उन्हें फ्री में एजुकेशन मिलेगा। अगला है हमारा 3 भाषा सूत्र, जिसमें हिंदी, अंग्रेजी एवं क्षेत्रीय भाषा के अध्ययन का सुझाव दिया गया। तो इसमें ना मुख्यतः 3 भाषा का सुझाव दिया गया कि इनमें भी पढ़ाई होनी चाहिए, जिसमें हिंदी, इंग्लिश और जो हमारा क्षेत्रीय भाषा होती है उसके लिए। उसके बाद है विज्ञान एवं तकनीकी शिक्षा। राष्ट्र विकास हेतु विज्ञान शिक्षा को अनिवार्य बनाने पर बल दिया गया। शिक्षा सुधार, मतलब शिक्षक की गुणवत्ता सुधारने के लिए प्रशिक्षण एवं वेतन सुधार की सिफारिश की गई। उसके बाद व्यावसायिक शिक्षा, बेरोजगारी को कम करने के लिए जो बिजनेस एजुकेशन है उसको प्रोत्साहित किया गया। उसके बारे में भी बात किया गया कि इसका भी जो है हमें पढ़ाई करवाना है। उसके बाद हम इसके प्रभावों को देखेंगे कि क्या क्या हुआ। तो सकारात्मक प्रभाव में हम लोग देखेंगे कि जो 10+2+3 प्रणाली है वो पूरे देश में लागू हुई, जो हम अभी के समय में भी देख पाते हैं। उसके बाद शिक्षा का राष्ट्रीयकरण मजबूत हुआ, विज्ञान एवं तकनीकी शिक्षा का विस्तार हुआ, शिक्षा में समानता का विचार बढ़ गया। उसके बाद हम देखेंगे इसकी सीमाएं। तो सीमाएं में है, समान शिक्षा प्रणाली पूरी तरह लागू नहीं हो सकी, ग्रामीण एवं शहरी शिक्षा में अंतर बना रहा, जो अभी के समय में भी कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत हमें देखने को मिलता है। शिक्षा पर पर्याप्त बजट खर्च नहीं हो पाया, मतलब उसमें जितना होना चाहिए था उतना नहीं हो पाया। तो जो कोठारी आयोग है वो भारतीय शिक्षा इतिहास का एक महत्वपूर्ण आयोग था। इसकी संस्तुतियों ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
उसके बाद है हमारा अगला जो है सर्व शिक्षा अभियान के लक्ष्य, उद्देश्य एवं कार्यान्वयन रणनीतियों की चर्चा कीजिए। तो इसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे सर्व शिक्षा अभियान क्या था, इसके लक्ष्य क्या थे और इसके उद्देश्य और जो कार्यान्वयन क्या है ये, हाँ, कार्यान्वयन रणनीतियों की चर्चा कीजिए। तो जो सर्व शिक्षा अभियान है वो 2001 में जो है स्टार्ट किया गया था। इसका उद्देश्य 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा जो 1 से 5 तक होता है या फिर 1 से 8 तक उसका उपलब्ध कराना था। तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या था, जो 6 वर्ष से 14 वर्ष के बच्चे हैं उन्हें फ्री में एजुकेशन मिलने का जो बात रखा गया था, बस वो प्राइमरी एजुकेशन के लिए कि उतना तक का जो बच्चे होंगे उन्हें निःशुल्क शिक्षा दिया जाएगा, कोई पैसा नहीं लगेगा उन्हें। उसके बाद जो इसके प्रमुख लक्ष्य है वो है सभी बच्चों का विद्यालय में नामांकन, प्राथमिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण, बालिका शिक्षा को बढ़ावा, शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार। उसके बाद इसके उद्देश्य जो थे वो थे प्रत्येक बच्चे को शिक्षा का अवसर देना, विद्यालय छोड़ने वाले बच्चों की संख्या कम करना, सामाजिक एवं लैंगिक असमानता समाप्त करना, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराना। अब जो इसकी कार्यान्वयन रणनीतियाँ थी वो थी नए विद्यालयों की स्थापना करना, क्योंकि अगर नया स्कूल बनेगा तभी तो उसमें बच्चा आएगा, और फिर जहाँ स्कूल नहीं है वहाँ भी बनाना जरूरी है विद्यालय। अतिरिक्त कक्षाओं एवं शौचालय का निर्माण करवाना, शिक्षकों की नियुक्ति एवं प्रशिक्षण, निःशुल्क पुस्तक एवं वर्दी वितरण, मध्याह्न भोजन का संचालन, समुदाय एवं पंचायत की भागीदारी। तो इसके जो उपलब्धियां थी वो थी नामांकन दर में वृद्धि हुआ, बालिका शिक्षा को बढ़ावा मिला और जो विद्यालयों की संख्या थी वो बढ़ी। लेकिन इतना ही काफ़ी नहीं था, इसमें बहुत सारा चुनौती भी आया, जैसा कि शिक्षा की गुणवत्ता अभी भी चिंता का विषय है। कई क्षेत्रों में शिक्षक की कमी है, वहाँ पे जो जितने शिक्षक चाहिए होते हैं उतने शिक्षक नहीं हैं। फिर ग्रामीण क्षेत्रों में आधारभूत सुविधाओं का अभाव है। तो SSA ने भारत में प्राथमिक शिक्षा के विस्तार में महत्वपूर्ण योगदान दिया और शिक्षा को जन आंदोलन का रूप दिया। उसके बाद है हमारा अगला क्वेश्चन जो है भारत में व्यावसायिक शिक्षा की भूमिका एवं महत्व की व्याख्या कीजिए। तो अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि भारत में जो है बिजनेस एजुकेशन जो है उसका क्या भूमिका रहा है, उसका क्या क्या महत्व रहा है, उसके बारे में हमें बताना है। तो सबसे पहले हमें यह जानना जरूरी है कि ये व्यावसायिक शिक्षा है क्या। तो व्यावसायिक शिक्षा वह शिक्षा है जो विद्यार्थियों को किसी विशेष व्यवसाय या बिजनेस कार्य के लिए प्रशिक्षित करती है। तो व्यावसायिक शिक्षा क्या है, ये ऐसा एजुकेशन है जो स्टूडेंट्स को किसी विशेष जो है बिजनेस या जो काम है उसके लिए प्रशिक्षित करती है। इसका मुख्य उद्देश्य रोजगार योग्य कौशल विकसित करना है। अब इसकी भूमिका जो है वो क्या क्या थी। रोजगार सृजन, विद्यार्थियों को आत्मनिर्भर बनाती है। उसके बाद जो है कौशल विकास, स्किल डेवलपमेंट, उसमें तकनीकी एवं व्यवहारिक ज्ञान प्रदान करती है। औद्योगिक विकास, उद्योगों को प्रशिक्षित मानव संसाधन उपलब्ध कराती है। बेरोजगारी में कमी, युवाओं को नौकरी एवं स्वरोजगार के अवसर देती है। और इसके महत्व क्या क्या रहे हैं। सबसे पहला तो देश की आर्थिक प्रगति में ये सहायक हुआ, शिक्षा को व्यवहारिक बनाती है, ग्रामीण युवाओं के लिए उपयोगी है और स्किल इंडिया एवं मेक इन इंडिया जैसे कार्यक्रमों को मजबूती देती है। और इसके प्रमुख जो क्षेत्र थे वो क्या क्या थे। पहला था IT, उसके बाद जो है हमारा कृषि एग्रीकल्चर, स्वास्थ्य सेवा, इंजीनियरिंग, पर्यटन एवं होटल प्रबंधन। उसके बाद जो है इसकी चुनौतियाँ हम लोग देखेंगे। तो चुनौतियाँ में सबसे पहला है सामाजिक मान्यता की कमी, पर्याप्त प्रशिक्षण संस्थानों का अभाव रहा, उद्योगों में कम समन्वय। तो ये जो है इसकी चुनौतियाँ रही हैं। तो
जो व्यावसायिक शिक्षा है भारत के आर्थिक एवं सामाजिक विकास के लिए अत्यंत आवश्यक है। यह युवाओं को कौशल युक्त एवं आत्मनिर्भर बनाती है। उसके बाद है हमारा अगला क्वेश्चन जो है रूसा, जिसका अर्थ है राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान। तो रूसा का फुल फॉर्म पहले क्या है, राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान। तो ये क्या है, इसका उद्देश्य, विशेषता और गुणवत्ता शिक्षा में इसका भूमिका क्या रहा है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो रूसा का पूरा नाम क्या है, राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान, जिसको जो है 2013 में उच्च शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने के हेतु शुरू किया गया था। तो रूसा का नाम क्या है, राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान, जिसे 2013 में शुरू किया गया था। जो हमारा हाई एजुकेशन है उसका जो गुणवत्ता है, जो क्वालिटी है, उसको सुधारने के लिए। और इसके जो उद्देश्य हैं वो थे उच्च शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाना, राज्यों के विश्वविद्यालयों को वित्तीय सहायता देना, समान एवं समावेशी शिक्षा को बढ़ावा देना, शोध एवं नवाचार को प्रोत्साहित करना। तो इसके जो ये 4 थे, ये मुख्य उद्देश्य थे। उसके बाद इसकी विशेषताएं, तो इसकी विशेषताएं क्या क्या थी, पहला परिणाम आधारित वित्तीय सहायता, विश्वविद्यालयों की स्वायत्तता को बढ़ावा, गुणवत्ता मूल्यांकन पर बल और आधारभूत संरचना का विकास। उसके बाद जो है ये रूसा जो है उसका गुणवत्ता शिक्षा में क्या भूमिका रहा है। तो इससे जो क्या हुआ, सबसे पहला कॉलेजों में आधुनिक सुविधाएं विकसित हुई, NAAC मान्यता को प्रोत्साहन मिला, शिक्षक प्रशिक्षण एवं शोध कार्य बढ़े, ग्रामीण क्षेत्रों में उच्च शिक्षा का विस्तार हुआ। लेकिन ये इतना ही काफ़ी नहीं था, इसमें कई चुनौतियां भी आई, जिसमें से पहला था राज्यों में असमान कार्यान्वयन, मतलब हर राज्य में एक समान कार्य नहीं हो पाया, वित्तीय संसाधनों की कमी, उसमें जो संसाधन की कमी हो गया, जो प्रशासनिक समस्याएं हैं वो हो गया। तो रूसा जो है इसने भारतीय उच्च शिक्षा को गुणवत्ता एवं जवाबदेही की दिशा में आगे बढ़ाने का कार्य किया। तो आई होप सभी को ये अच्छे से समझ आ रहा होगा। और अगर किसी को भी ये नोट परचेज़ करना है तो हमारे चैनल के डिस्क्रिप्शन में जाके व्हाट्सएप नंबर से डायरेक्ट हमें कांटेक्ट करके बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में आप ये PDF परचेज़ कर सकते हैं। तो हम आगे बढ़ते हैं और हमारा जिसमें अगला प्रश्न आता है, भारत में प्राथमिक या प्रारंभिक शिक्षा की संरचना एवं विशेषताओं की चर्चा कीजिए। तो इसमें जो हमारा हम प्राइमरी एजुकेशन के बारे में पढ़ेंगे, उसका स्ट्रक्चर क्या है और उसका जो इम्पोर्टेंस क्या है उसके बारे में जानेंगे। तो प्राथमिक शिक्षा बच्चों की शिक्षा का प्रारंभिक चरण है। तो जो ये प्राथमिक शिक्षा है वो क्या है, हमारा जो है एक प्रारंभिक चरण है जहाँ से हम अपना पढ़ाई स्टार्ट करते हैं, जो बेसिकली 1 से 5 तक का होता है। तो भारत में ये सामान्यतः कितना तक होता है, 1 से 8 तक का होता है। लेकिन जो है हम इसकी संरचना जो है 2 भागों में बांट दिया गया, जिसमें प्राथमिक स्तर 1 से 5 तक कर दिया गया और उच्च प्राथमिक स्तर 6 से 8, मतलब इसे 2 भागों में बांट दिया गया। 1 से 8 तक का जो हमारा प्राइमरी एजुकेशन है, प्रारंभिक शिक्षा है, उसको प्राथमिक स्तर 1 से 5 तक किया गया और उसके बाद उच्च प्राथमिक स्तर जो है उसे 6 से 8 तक का किया गया। और जो इसकी विशेषताएं थी वो थी निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा, मातृभाषा आधारित शिक्षण, बाल केंद्रित शिक्षा, सतत एवं समग्र मूल्यांकन, मध्याह्न भोजन योजना, खेल एवं गतिविधियाँ आधारित शिक्षण। और जो इसके उद्देश्य थे वो थे साक्षरता एवं गणना कौशल विकसित करना, सामाजिक एवं नैतिक मूल्यों का विकास, बच्चों का सर्वांगीण विकास। उसके बाद जो इसमें चुनौतियाँ आई वो थी ग्रामीण क्षेत्रों में संसाधन की कमी थी, ठीक। उसके बाद शिक्षक की अनुपस्थिति और डिजिटल शिक्षा की कमी, मतलब इसमें जो है पहला जो ग्रामीण क्षेत्र में स्कूल होते थे उसमें जो हमारे विलेजर्स है, गांव के लोग हैं,
उसके संसाधनों में कमी थी, ठीक, उतना जो है हम पर्याप्त मात्रा में सभी चीज़ें नहीं थी और बच्चे भी कम आते थे और जो टीचर्स हैं वो ज़्यादातर एब्सेंट रहते थे और जो हमारा डिजिटल एजुकेशन है उसमें कमी हो रहा था। तो प्राथमिक शिक्षा किसी भी राष्ट्र की शिक्षा व्यवस्था की नींव होती है। इसका मजबूत होना राष्ट्र विकास के लिए बहुत ही आवश्यक है। उसके बाद है हमारा अगला जो है ऑनलाइन शिक्षा का अर्थ एवं परिभाषाएं बताइए। भारत में इसके लाभ एवं चुनौतियों की व्याख्या कीजिए। तो इसमें हमें जो ऑनलाइन एजुकेशन है उसके बारे में देखना है और उसका जो डेफिनेशन है वो बताना है और स्पेशली इंडिया में जो इसके क्या क्या बेनिफिट है और क्या क्या चुनौतियाँ हैं उसके बारे में जानना है। तो जो सबसे पहला है हमारा ऑनलाइन शिक्षा। तो ऑनलाइन शिक्षा जो अभी के हम लोग बेसिकली सभी लोग यूज़ करते ही हैं। तो यह शिक्षा वह है जिसमें इंटरनेट एवं डिजिटल माध्यमों से शिक्षण किया जाता है। जैसे कि हम लोग घर बैठे ऑनलाइन क्लास करते हैं, कोई वीडियोस देखते हैं यूट्यूब पे या कोई भी ब्राउज़र पे, तो वो है हमारा एक ऑनलाइन शिक्षा। तो इसकी परिभाषा जो हम ऐसे दे सकते हैं कि डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से घर बैठे शिक्षा प्राप्त करना ही ऑनलाइन शिक्षा कहलाता है। मतलब कोई भी डिजिटल प्लेटफॉर्म के थ्रू हम घर बैठे जो पढ़ाई करते हैं ऑनलाइन, वही हमारा ऑनलाइन शिक्षा कहलाता है। उसके बाद इसका जो बेनिफिट है वो क्या क्या है। तो इसका जो बेनिफिट है, लाभ है, इसमें हम कहीं भी और कभी भी पढ़ाई कर सकते हैं, जिससे हमारा जो टाइम भी बचता है और जो हमारा पैसा होता है वो भी बचता है। और डिजिटल संसाधनों की उपलब्धता, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा जो है हमारा फ़ोन, लैपटॉप्स, उसमें बहुत ही ग्रोथ होता है। व्यक्तिगत गति से सीखने की सुविधा, मतलब हम अपने अकॉर्डिंग इसमें सीखते हैं। महामारी के समय शिक्षा जारी रखने में सहायक, जैसा कि कभी कोई महामारी हो जाता है, कुछ इशू हो जाता है, वैसा हम लोग घर से बाहर नहीं जा पाते, तो बाहर जाके हम पढ़ नहीं पाते, तो ऑनलाइन शिक्षा के द्वारा हम घर बैठे उस चीज़ को कंटिन्यू कर पाते हैं। तो इसमें जो है कठिनाइयों को भी हम लोग, जो हमारी चुनौतियाँ आई वो भी कम नहीं थी, जिसमें से पहला था हमारा इंटरनेट और उपकरणों की कमी। बहुत से स्पेशली जो हमारे रूरल एरिया होते हैं उसमें इंटरनेट का इशू रहता है और बहुत लोगों के पास फ़ोन, लैपटॉप्स ये नहीं होते, तो उनमें जो है बहुत प्रॉब्लम होता है उन्हें अपना पढ़ाई कंटिन्यू करने में। फिर ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल विभाजन, विद्यार्थियों का ध्यान भटकना। बहुत टाइम ऐसा होता है कि हमारे पास अगर फ़ोन वगैरह होते हैं तो उससे हमारा जो है अट्रैक्शन ज़्यादा हो जाता है। हम लोग पढ़ाई छोड़ के हम लोग व्हाट्सएप चेक कर लेते हैं, कोई नोटिफिकेशन आता है तो रील्स स्क्रॉल कर लेते हैं या फिर कोई ऐसे भी वीडियोस वगैरह देखने लगते हैं। तो इससे क्या होता है, हमारा ध्यान भटकता है। फिर व्यवहारिक विषयों में कठिनाई, इससे जो है हम अपने मनमर्जी का पढ़ते हैं और जो हमें पढ़ना चाहिए उस पर कम ध्यान दे पाते हैं। फिर सामाजिक संपर्क की कमी। उसके बाद है हमारा भारत में स्थिति। तो जो हम लोग सभी लोग को पता ही होगा कि कोविड-19 के बाद जो है ऑनलाइन एजुकेशन बहुत ही तेज़ी से उसका विस्तार हुआ। लोग जो है ज़्यादा प्रीफर करने लगे ऑनलाइन एजुकेशन को और यह जो है कोविड-19 के बाद से ही बहुत ज़्यादा हो गया। दीक्षा, उसके बाद स्वयं और बायजूस जैसे प्लेटफॉर्म जो है बहुत ही लोकप्रिय हुए। तो ऑनलाइन शिक्षा आधुनिक शिक्षा प्रणाली का महत्वपूर्ण भाग बन चुकी है, परंतु इसकी सफलता के लिए डिजिटल सुविधाओं का विस्तार बहुत ही आवश्यक है। मतलब जो ऑनलाइन एजुकेशन है वो बहुत आधुनिक, जो हमारा एजुकेशन सिस्टम तो है वो बन चुका है, हमारे एक पार्ट बन चुका है ऑनलाइन एजुकेशन, लेकिन इसके लिए जो हमारा जो डिजिटल सुविधा है उसका बहुत ही ज़रूरी है हमें। अगर हमारे पास फ़ोन वगैरह ही नहीं होता तो हम लोग ऑनलाइन कैसे पढ़ेंगे। तो उसके बाद है हमारा अगला क्वेश्चन जो है, किसी विश्वविद्यालय के प्रमुख निर्णय लेने वाले निकाय कौन कौन से हैं, किसी 4 का विस्तार से वर्णन कीजिए।
तो इसमें जो है हम लोग ये पढ़ेंगे कि कोई जो हमारे यूनिवर्सिटी होता है उसमें जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट जो निर्णय लिए जाते हैं तो वो कौन लेता है, और उनमें से किसी 4 का हमें विस्तार से वर्णन करना है, उनके बारे में बेसिकली बताना है। तो बेसिकली हम एक कह सकते हैं कि विश्वविद्यालय प्रशासन विभिन्न निकायों द्वारा संचालित होता है जो नीतियां एवं निर्णय लेते हैं। तो जो इसके जो प्रमुख निकाय हैं, प्रमुख पार्ट है, वो है सीनेट है, उसके बाद सिंडिकेट, एकेडमिक परिषद, वित्त समिति और फिर कार्यकारी समिति। तो इसमें से जो है हम किसी 4 का जो अच्छे से डिफाइन करेंगे और उनके बारे में पढ़ेंगे और देखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे सीनेट के बारे में। तो ये जो है यह विश्वविद्यालय का सर्वोच्च नीति निर्धारण निकाय होता है। तो सीनेट जो है वो क्या होता है, किसी भी यूनिवर्सिटी का जो सबसे ऊपर जो सबसे बड़ा होता है नीति निर्धारण करने वाला, वो निकाय होता है। और ये ही जो है जितने भी नियम और नीति होती है वो बनाती है। कौन? सीनेट बनाती है। उसके बाद दूसरे में हमारे आते हैं सिंडिकेट। और जो सिंडिकेट है यह प्रशासनिक कार्यों का संचालन करता है तथा विश्वविद्यालय के दैनिक कार्यों की देखरेख करता है। तो सिंडिकेट क्या करता है, ये प्रशासनिक कार्य है उसका संचालन करता है और जो यूनिवर्सिटी में जितने भी डेली के वर्क होते हैं उसका देखरेख करता है। उसके बाद है एकेडमिक परिषद। तो ये जो है जो हमारी पाठ्यक्रम है, परीक्षा और जो शिक्षण संबंधी निर्णय लेती है। तो ये एकेडमिक परिषद जो है हमारा जो एजुकेशन रिलेटेड जितना कुछ भी होता है, जो हमारा सिलेबस होता है, एग्ज़ाम होता है और बाकी की चीज़ें, तो वो ये इसका निर्णय लेता है एकेडमिक परिषद। उसके बाद है वित्त समिति। वित्त समिति क्या करता है, ये बजट, आय व्यय और वित्तीय प्रबंधन का कार्य करता है। तो ये जो है बजट देखता है, उसके बाद जो इनकम वगैरह है ये उनको संभालता है। उसके बाद हम देखेंगे ये इसके महत्व। जो ये 4 है तो इनके महत्व क्या हैं। तो ये चारों निकाय के जो महत्व है वो है कि विश्वविद्यालय में सुचारू प्रशासन, शिक्षा की गुणवत्ता बनाए रखता है और वित्तीय पारदर्शिता सुनिश्चित करता है। तो निर्णय लेने वाले निकाय विश्वविद्यालय प्रशासन को प्रभावी एवं व्यवस्थित बनाते हैं। तो ये चारों जो निकाय हैं जो निर्णय लेते हैं अलग अलग, उन्हीं के वजह से जो है जो हमारा यूनिवर्सिटी है पूरा वो प्रभावी और व्यवस्थित बना रहता है। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन जो है स्वायत्तता से क्या अभिप्राय है। शैक्षिक संस्थानों में आवश्यक विभिन्न प्रकार की स्वायत्तताओं एवं उनके लाभों की चर्चा कीजिए। तो ये हमारा क्वेश्चन जो है वो कह रहा है कि स्वायत्तता या ऑटोनॉमी क्या है, इससे क्या अभिप्राय है, और जो शैक्षिक संस्थान है उसमें आवश्यक विभिन्न प्रकार की स्वायत्तता और जो उसके लाभ है उसके बारे में हमें बताना है। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि स्वायत्तता का अर्थ क्या है। तो इसका अर्थ है किसी संस्था को स्वतंत्र रूप से निर्णय लेने का अधिकार, जिसे ही हम लोग स्वायत्तता कहते हैं। तो स्वायत्तता क्या है, किसी संस्था को स्वतंत्र रूप से निर्णय लेने का अधिकार। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि शैक्षिक संस्थानों में स्वायत्तता के जो प्रकार हैं वो कैसे हैं। तो इसमें से हमारा पहला प्रकार है जो है शैक्षणिक स्वायत्तता। पाठ्यक्रम एवं परीक्षा तय करने की स्वतंत्रता, उसे ही हम लोग क्या हो जाता है वो शैक्षणिक स्वायत्तता। उसके बाद प्रशासनिक स्वायत्तता, नियुक्ति एवं प्रशासनिक निर्णय लेने का अधिकार। और फिर जो है वित्तीय स्वायत्तता, जिसमें बजट एवं वित्तीय प्रबंधन की स्वतंत्रता। अनुसंधान स्वायत्तता, शोध एवं नवाचार के लिए स्वतंत्र वातावरण। तो ये जो है ये शैक्षिक संसाधनों में जो स्वायत्तता है उनके प्रकार है। उसके बाद इसके लाभ क्या क्या हैं। तो शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार होता है, नवाचार एवं शोध को बढ़ावा मिलता है,
संसाधनों की जो कार्य क्षमता है संस्थानों की वो बढ़ती है। स्थानीय आवश्यकताओं के अनुसार पाठ्यक्रम तैयार करना संभव होता है। उसके बाद इसकी चुनौतियाँ जवाबदेही बनाए रखना, वित्तीय असमानता और निजीकरण का इसमें खतरा हो जाता है। तो निष्कर्षतः हम लोग यह भी कह सकते हैं कि स्वायत्तता जो है शैक्षिक संस्थानों को अधिक प्रभावी एवं गुणवत्ता बनाने के में सहायक होती है। तो आगे बढ़ते हुए हमारा अगला प्रश्न है, केंद्र प्रायोजित विद्यालय प्रणालियाँ शिक्षा की गुणवत्ता सुनिश्चित करने में किस प्रकार योगदान दे रही है। तो प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि केंद्र प्रायोजित विद्यालय प्रणालियाँ जो है शिक्षा की गुणवत्ता सुनिश्चित करने में किस प्रकार योगदान दे रही है, चर्चा कीजिए। तो भारत में कई केंद्र प्रायोजित विद्यालय प्रणालियाँ शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जैसे कि हमारा यहाँ पे 3 प्रणालियाँ दिया हुआ है, जिसमें से पहला हमारा केंद्रीय विद्यालय संगठन, उसके बाद जो है नवोदय विद्यालय समिति और फिर लास्ट में CBSE। गुणवत्ता सुनिश्चित करने में योगदान, तो समान पाठ्यक्रम, पूरे देश में एक समान शिक्षा प्रणाली होती है। योग्य शिक्षक, प्रशिक्षित एवं अनुभवी शिक्षकों की नियुक्ति की जाती है उसमें फिर जो है आधुनिक सुविधा जैसे कि प्रयोगशाला, लैब, लाइब्रेरी और जो स्मार्ट क्लासेस हैं वो इसमें उपलब्ध कराए जाते हैं। प्रतिभा विकास जैसे कि खेल, कला एवं विज्ञान गतिविधियों को बढ़ावा, ग्रामीण प्रतिभाओं को अवसर, जैसे नवोदय विद्यालय ग्रामीण छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करते हैं। राष्ट्रीय एकता, विभिन्न राज्यों के विद्यार्थियों को एक साथ पढ़ने का अवसर मिलता है। लेकिन इसमें जो चुनौती भी है, तो इसमें पहला चुनौती है सीमित सीटें। तो ये जो होते हैं इनमें ना बहुत जो एक लिमिटेड सीट ही होता है, मतलब उतना ही बच्चा उसमें बस जा सकता है। उसके बाद ग्रामीण क्षेत्रों में पहुंच की समस्या, तो बहुत सारा जो रूरल एरिया है वो वहाँ पे ये पहुंचना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो निष्कर्षतः केंद्र प्रायोजित विद्यालय प्रणालियाँ गुणवत्तापूर्ण एवं समावेशी शिक्षा प्रदान कर राष्ट्र विकास में महत्वपूर्ण योगदान दे रही है। उसके बाद है हमारा खंड बी, जिसमें जो है एक क्वेश्चन का हमें 12 मार्क्स मिलता है। तो जिसमें से पहला क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रीय ज्ञान आयोग NKC 2007 की प्रमुख संस्तुतियों की चर्चा कीजिए। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि ये NKC है क्या। तो जिसका फुल फॉर्म है नेशनल नॉलेज कमीशन। इसका फुल फॉर्म क्या है, नेशनल नॉलेज कमीशन, जिसका गठन 2005 में प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह द्वारा किया गया था। तो इसका गठन कब और किसके द्वारा किया गया था, 2005 में प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के द्वारा किया गया था। इसके अध्यक्ष साम पित्रोड़ा थे। तो इसके अध्यक्ष कौन थे, साम पित्रोड़ा थे। आयोग का उद्देश्य भारत को ज्ञान आधारित समाज बनाना था। तो ये जो नेशनल नॉलेज कमीशन है NKC, इसका उद्देश्य क्या था, भारत को ज्ञान आधारित समाज बनाना था। अब हम इसकी प्रमुख संस्तुतियों को देखेंगे, जिसमें से उच्च शिक्षा का विस्तार, नए विश्वविद्यालयों की स्थापना तथा गुणवत्ता शिक्षा पर बल दिया गया। अनुसंधान एवं नवाचार, शोध कार्यों को बढ़ावा देने और अनुसंधान संसाधनों को मजबूत करने की सिफारिश की गई। और फिर व्यावसायिक शिक्षा सुधार, कौशल आधारित शिक्षा एवं रोजगार उन्मुख पाठ्यक्रम विकसित करने पर जोर दिया गया। पुस्तकालयों का आधुनिकीकरण, डिजिटल पुस्तकालय एवं सूचना संस्थानों के विस्तार की अनुशंसा की गई। उसके बाद ई शिक्षा एवं ICT का उपयोग, शिक्षा में तकनीक के प्रयोग को बढ़ावा की बात कही गई। उसके बाद भाषा विकास, भारतीय भाषाओं के संरक्षण एवं ज्ञान सामग्री उपलब्ध कराने पर बल दिया गया। और फिर खुली एवं दूरस्थ शिक्षा, ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग को मजबूत बनाने की सिफारिश की गई।
तो नेशनल नॉलेज कमीशन ने शिक्षा, विज्ञान, तकनीक एवं कौशल विकास के माध्यम से ज्ञान अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने की दिशा में महत्वपूर्ण सुझाव दिए हैं। उसके बाद आगे बढ़ते हुए हमारे पास है हमारा दूसरा प्रश्न, जो है भारत में उच्च शिक्षा की प्रणालीगत समस्याओं का विश्लेषण कीजिए। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि उच्च शिक्षा क्या है। तो ये वह शिक्षा है जो विद्यालय स्तर के बाद कॉलेज एवं विश्वविद्यालयों में दी जाती है। तो उच्च शिक्षा क्या है? हाई एजुकेशन, जो हमारा स्कूल लेवल के बाद जो हमारा कॉलेज और यूनिवर्सिटी में एजुकेशन होता है, ये वो शिक्षा है जिसे हम लोग वो हाई एजुकेशन कहते हैं। भारत की उच्च शिक्षा प्रणाली विश्व की सबसे बड़ी प्रणालियों में से एक है, लेकिन इसमें कई सारी समस्याएं जो है मौजूद है। प्रमुख समस्या इसमें क्या क्या है, जिसमें से पहला है गुणवत्ता की कमी। तो अनेक संस्थानों में शिक्षण एवं शोध का स्तर कमज़ोर है। शिक्षकों की कमी, इसमें जो है योग्य और प्रशिक्षित शिक्षकों के पद लंबे समय तक खाली रह जाते हैं, जिससे टीचर का जो है कमी रहता है। पुराना पाठ्यक्रम, कई विश्वविद्यालयों में पाठ्यक्रम उद्योग एवं आधुनिक आवश्यकताओं के अनुरूप नहीं है। मतलब टाइम पे जो है हमारा सिलेबस को अपग्रेड नहीं किया जाता है। उसके बाद है अनुसंधान की कमजोरी, शोध एवं नवाचार पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया जाता। उसके बाद वित्तीय समस्याएं, शिक्षा संस्थानों में धन एवं संसाधनों की कमी होती है। बेरोजगारी, डिग्री प्राप्त करने के बाद भी विद्यार्थियों को रोजगार नहीं मिल पाता है, जो हम लोग बेसिकली अपने एरिया में भी देख सकते हैं। अपने जो आसपास के कॉलेज के जो स्टूडेंट्स हैं उनसे भी जाके फीडबैक लेके हमें पता चलता है ये कि जिनके पास डिग्री भी है फिर भी उनके पास कोई काम नहीं है, रोजगार नहीं है। उसके बाद है क्षेत्रीय असमानता, ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में उच्च शिक्षा सुविधाओं में बहुत अंतर है। मतलब जो हमारे सिटी एरियाज़ होते हैं उसमें बहुत ही अच्छी शिक्षा होती है, जबकि जो हमारे रूरल एरिया है, ग्रामीण एरिया है, उसमें बहुत कम होता है, उतना भी उच्च प्रकार से शिक्षा नहीं दी जाती है। उसके बाद है राजनीतिक हस्तक्षेप। तो विश्वविद्यालय प्रशासन में राजनीति का प्रभाव निर्णय प्रक्रिया को प्रभावित करता है। तो इन समस्याओं के समाधान के लिए जो है गुणवत्ता सुधार, शोध प्रोत्साहन, डिजिटल शिक्षा तथा उद्योग शिक्षा समन्वय करना बहुत ही आवश्यक है। उसके बाद है हमारा अगला क्वेश्चन, जो बोल रहा है कि SCERT की भूमिका एवं कार्यों की चर्चा कीजिए। तो ये SCERT है क्या? तो इसका पूरा नाम जो है वो है स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। तो इसका पूरा नाम क्या है? स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। यह राज्य स्तर की शैक्षिक संस्था है जो विद्यालय शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने का कार्य करती है। ये जो है ये एक स्टेट लेवल का शैक्षिक संस्था है जो विद्यालय की शिक्षा का जो गुणवत्ता है उसको सुधारने का कार्य करता है। उसके बाद हम इसकी भूमिका देखेंगे। तो राज्य में शिक्षा नीति के कार्यान्वयन में सहायता करना, शिक्षकों एवं विद्यालयों को शैक्षणिक मार्गदर्शन देना, पाठ्यक्रम एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम विकसित करना। अब इसके प्रमुख कार्य क्या क्या हैं? तो इसके प्रमुख कार्य में सबसे पहला कार्य है पाठ्यक्रम निर्माण। राज्य स्तर पर पाठ्य पुस्तकों एवं पाठ्यक्रम का विकास करना। तो इसका पहला काम क्या है कि जो सिलेबस है और जो भी हमारा बुक्स है उसका जो है विकास करना, टाइम पे उसको अपग्रेड भी करना। उसके बाद दूसरा है शिक्षक प्रशिक्षण। शिक्षकों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करना, मतलब जो टीचर्स भी है उनके लिए भी एक ट्रेनिंग का आयोजन करना, उन्हें भी ट्रेनिंग दिलवाना। और फिर उसके बाद है अनुसंधान कार्य, शिक्षा संबंधी समस्याओं पर शोध एवं अध्ययन करना। उसके बाद शैक्षिक नवाचार, नई शिक्षण विधियों एवं तकनीकों को बढ़ावा देना। उसके बाद मूल्यांकन एवं निरीक्षण,
विद्यालय शिक्षा की गुणवत्ता का मूल्यांकन करना, समावेशी शिक्षा, कमजोर एवं विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की शिक्षा को प्रोत्साहित करना। और फिर हमारा जो लास्ट है वो है आईसीटी का उपयोग, मतलब डिजिटल शिक्षा एवं ई लर्निंग सामग्री विकसित करना। तो ये SCERT जो है राज्य स्तर पर शिक्षा सुधार एवं शिक्षक दक्षता बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो ये क्या करता है, SCERT राज्य स्तर पर शिक्षा सुधार और शिक्षक दक्षता बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। उसके बाद है हमारा अगला प्रश्न जो है, भारत में उच्च शिक्षा संस्थानों के विभिन्न प्रकारों की चर्चा कीजिए। तो हमारा प्रश्न क्या है, भारत में हाई एजुकेशन ऑर्गेनाइजेशंस जो है उनके जो विभिन्न प्रकार है उनके बारे में हमें पढ़ना है, जानना है और चर्चा करना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि जो उच्च शिक्षा है वो क्या है। तो उच्च शिक्षा संस्थान वे संस्थाएं हैं जो विद्यालय शिक्षा के बाद डिग्री, डिप्लोमा एवं शोध कार्यक्रम संचालित करता है। तो ये क्या करता है, जो हमारा स्कूल एजुकेशन है उसके बाद जो हमारा डिग्री, डिप्लोमा और जो शोध कार्यक्रम है उसको संचालित करता है। अब हम इसके प्रकारों को देखेंगे, जिसमें से पहला है केंद्रीय विश्वविद्यालय। तो यह जो है केंद्र सरकार द्वारा स्थापित एवं संचालित विश्वविद्यालय है। जैसे एग्जाम्पल के लिए हमारे पास है यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। उसके बाद है राज्य विश्वविद्यालय, राज्य सरकार द्वारा संचालित विश्वविद्यालय। और फिर जो है अगला है वो है निजी विश्वविद्यालय। तो यह जो है निजी विश्वविद्यालय निजी संस्थाओं द्वारा स्थापित एवं संचालित विश्वविद्यालय होता है। और फिर अगला है हमारा डीम्ड विश्वविद्यालय। तो यह उत्कृष्ट संस्थानों को UGC द्वारा डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया जाता है। उसके बाद है हमारा अगला खुला विश्वविद्यालय। तो यह जो खुला विश्वविद्यालय है यह दूरस्थ एवं ऑनलाइन शिक्षा प्रदान करने वाले विश्वविद्यालय है। एग्जाम्पल के लिए हमारे पास है इग्नू ओपन और इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी। तो एक इग्नू जो हमारा है वो किसका एक उदाहरण, एक प्रकार है, खुला विश्वविद्यालय का एक प्रकार है। तो हम लोग यहाँ कह सकते हैं कि भारत की उच्च शिक्षा प्रणाली विविध एवं व्यापक है, जो विभिन्न क्षेत्रों में विशेष प्रदान करती है। तो क्या करती है ये, भारत की उच्च शिक्षा प्रणाली विविध एवं व्यापक है, जो विभिन्न क्षेत्रों में विशेषज्ञता प्रदान करती है। उसके बाद है हमारा अगला क्वेश्चन जो है, भारत में विज्ञान नीति प्रस्तावों की संस्तुतियों की चर्चा कीजिए। तो हमारा क्वेश्चन क्या है कि भारत में जो विज्ञान नीति प्रस्ताव है उनकी संस्तुतियों की हमें चर्चा करना है, उनके बारे में पढ़ना है और देखना है। तो भारत सरकार ने वैज्ञानिक विकास एवं अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न विज्ञान नीति प्रस्ताव प्रस्तुत किए हैं, जिसमें से जो प्रमुख है वो है वैज्ञानिक अनुसंधान को बढ़ावा, मतलब शोध संस्थानों एवं वैज्ञानिक परियोजनाओं के विकास पर बल दिया गया। उसके बाद फिर तकनीकी विकास, विज्ञान एवं तकनीक को राष्ट्र विकास से जोड़ने की बात कही गई। और फिर मानव संसाधन विकास, जिसमें वैज्ञानिक एवं जो तकनीकी शिक्षा है उसको मजबूत बनाने का अनुशंसा किया गया, उसके बारे में बोला गया। उसके बाद मानव संसाधन विकास, जिसमें क्या किया गया, वैज्ञानिक और तकनीकी शिक्षा को मजबूत बनाने का बात कहा गया, अनुशंसा किया गया। और नवाचार एवं आविष्कार, नई तकनीकों एवं स्टार्टअप संस्कृति को प्रोत्साहन दिया गया। उद्योग शोध सहयोग, उद्योग एवं शिक्षा संस्थानों के बीच समन्वय बढ़ाने की सिफारिश की गई। फिर ग्रामीण विकास में विज्ञान,
कृषि, स्वास्थ्य एवं पर्यावरण सुधार में विज्ञान के उपयोग पर बल दिया गया। उसके बाद वैज्ञानिक दृष्टिकोण, समाज में वैज्ञानिक सोच विकसित करने की बात कही गई। तो इन नीतियों का उद्देश्य भारत को वैज्ञानिक एवं तकनीकी रूप से आत्मनिर्भर बनाना है। तो ये जो नीति है, इनका उद्देश्य क्या है? भारत को वैज्ञानिक एवं तकनीकी रूप से आत्मनिर्भर बनाना है। उसके बाद है हमारा अगला क्वेश्चन जो है, शिक्षक स्वायत्ता, टीचर ऑटोनॉमी क्या है? इसे प्रभावित करने वाले कारकों की चर्चा कीजिए। तो शिक्षक स्वायत्ता का अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ है शिक्षकों को शिक्षण, मूल्यांकन एवं कक्षा प्रबंधन संबंधी निर्णय स्वतंत्र रूप से लेने का अधिकार। तो शिक्षक स्वायत्ता क्या है? इसका अर्थ है शिक्षकों को शिक्षण, मूल्यांकन एवं कक्षा प्रबंधन संबंधी निर्णय स्वतंत्र रूप से लेने का अधिकार होना। शिक्षक स्वायत्ता के प्रमुख क्षेत्र, जिसमें पाठ्य योजना निर्माण है, फिर शिक्षण विधि चयन, मूल्यांकन प्रक्रिया, उसके बाद कक्षा प्रबंधन। तो ये जो चारों हैं वो क्या है? शिक्षक स्वायत्ता के प्रमुख क्षेत्र हैं, उनके अधिकार हैं। उसके बाद है हमारा शिक्षक स्वायत्ता को प्रभावित करने वाले कारक, जिसमें से पहला है हमारा विद्यालय प्रशासन। अत्यधिक नियंत्रण शिक्षक की स्वतंत्रता कम कर देती है। सरकारी नीतियाँ, कठोर नियम एवं परीक्षा आधारित प्रणाली स्वायत्ता को प्रभावित करती है। शिक्षक प्रशिक्षण, प्रशिक्षित शिक्षक अधिक प्रभावी निर्णय ले पाते हैं। संसाधनों की उपलब्धता, उचित शिक्षण सामग्री एवं तकनीक स्वायत्ता बढ़ाती है। कार्यभार, अत्यधिक प्रशासनिक कार्य शिक्षण स्वतंत्रता को कम करते हैं। समाज एवं अभिभावक अपेक्षाएं, बाहरी दबाव भी शिक्षक के निर्णयों को प्रभावित करते हैं। तकनीकी ज्ञान, आईसीटी का ज्ञान शिक्षकों को नवीन शिक्षण पद्धतियां अपनाने में सहायता करता है। तो शिक्षक स्वायत्ता से रचनात्मक एवं छात्र केंद्रित शिक्षण को बढ़ावा मिलता है। उसके बाद है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, आईसीटी 2012 हेतु राष्ट्रीय नीति की प्रमुख संस्तुतियों की चर्चा कीजिए। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि है क्या। तो राष्ट्रीय आईसीटी नीति 2012 का उद्देश्य शिक्षा में सूचना एवं संचार तकनीक का प्रभावी उपयोग करना है। तो राष्ट्रीय आईसीटी नीति कब बनाया गया था? 2012 में। तो इसका उद्देश्य क्या था? शिक्षा में सूचना एवं संचार तकनीक का प्रभावी उपयोग करना था। अब हम देखेंगे इसकी प्रमुख संस्तुतियाँ। तो इससे डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा मिला। विद्यालय और कॉलेज में कंप्यूटर और इंटरनेट की सुविधा उपलब्ध हुई, वो लोग करवाए। ई लर्निंग सामग्री, डिजिटल पाठ्य सामग्री एवं ऑनलाइन संसाधनों का विकास। फिर शिक्षक प्रशिक्षण, शिक्षकों को आईसीटी आधारित शिक्षण का प्रशिक्षण देना। उसके बाद स्मार्ट कक्षाएं, तकनीकी उपकरणों से युक्त आधुनिक कक्षाओं का विकास। दूरस्थ शिक्षा, ऑनलाइन एवं ओपन लर्निंग को बढ़ावा देना। डिजिटल समानता, ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र में तकनीकी अंतर कम करना। शोध एवं नवाचार, शिक्षा में नई तकनीकों के उपयोग को प्रोत्साहित करना। तो आईसीटी नीति ने डिजिटल इंडिया एवं ऑनलाइन शिक्षा के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। तो आईसीटी ने क्या किया है? इस नीति ने डिजिटल इंडिया और ऑनलाइन शिक्षा के जो विकास है उसमें बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाया है। उसके बाद है हमारा अगला क्वेश्चन जो है, उच्च शिक्षा में वैश्वीकरण की विशेषताओं एवं लाभों की चर्चा कीजिए। तो अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? उच्च शिक्षा में वैश्वीकरण की विशेषताओं एवं लाभों के बारे में हमें बताना है। तो वैश्वीकरण का पहले अर्थ क्या होता है? वैश्वीकरण का अर्थ है शिक्षा, व्यापार एवं संस्कृति का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विस्तार एवं सहयोग।
तो वैश्वीकरण का अर्थ क्या है? शिक्षा, व्यापार एवं संस्कृति का जो इंटरनेशनल लेवल पे है उसका विस्तार करना और सहयोग करना। और इसकी विशेषताएं क्या क्या हैं? तो आइए चलिए इसकी विशेषताएं देखते हैं। इसकी विशेषताएं हैं, पहला अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, उसके बाद विदेशी विश्वविद्यालयों की भागीदारी, छात्र एवं शिक्षक विनिमय कार्यक्रम, ऑनलाइन एवं वैश्विक शिक्षा मंच, शोध एवं नवाचार में साझेदारी। अब इसके बेनिफिट क्या क्या हुए? गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, मतलब विद्यार्थियों को वैश्विक स्तर की शिक्षा प्राप्त होने लगी, वो इंटरनेशनल लेवल के जो एजुकेशन है वो करने लगे। नई तकनीकों का विकास, आधुनिक ज्ञान एवं तकनीक तक पहुंच बढ़ी। रोजगार अवसर, अंतर्राष्ट्रीय रोजगार के अवसर बढ़ते हैं। सांस्कृतिक आदान प्रदान, विभिन्न देशों की संस्कृति एवं विचार की समझ विकसित होती है और हम अपने जो संस्कृति है उसका आदान प्रदान करते हैं, मतलब वो हमारी संस्कृति समझते हैं, हम उनकी संस्कृति के बारे में समझते हैं, जानते हैं। उसके बाद है अनुसंधान सहयोग, संयुक्त शोध परियोजनाएं एवं नवाचार को बढ़ावा मिलता है। प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता, विद्यार्थियों एवं संस्थानों की गुणवत्ता में सुधार होता है। तो अंततः हम ये कह सकते हैं कि वैश्वीकरण ने उच्च शिक्षा को अधिक आधुनिक, प्रतिस्पर्धी एवं अंतर्राष्ट्रीय बनाया है। उसके बाद है हमारा अगला क्वेश्चन जो है, युवाओं में विकसित किए जाने वाले 21वीं सदी के कौशल का उल्लेख कीजिए। तो अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमारा कि जो यूथ है उसमें विकसित किए जाने वाले 21वीं सदी के जो स्किल्स हैं उनके बारे में हमें बताना है। तो बेसिकली 21वीं सदी के कौशल वे क्षमताएं हैं जो आधुनिक समाज एवं रोजगार के लिए आवश्यक हैं। तो ये जो 21वीं सदी के कौशल हैं वो क्षमताएं हैं जो आधुनिक समाज एवं रोजगार के लिए बहुत आवश्यक है। इसके प्रमुख कौशल, तो प्रमुख कौशल में सबसे पहला है संचार कौशल, प्रभावी बोलने एवं लिखने की क्षमता, जिसे ही हम लोग संचार कौशल कहते हैं। आलोचनात्मक चिंतन, समस्याओं का तार्किक विश्लेषण करने की क्षमता। रचनात्मकता, नए विचार एवं नवाचार विकसित करना। और फिर सहयोग कौशल, टीम के साथ कार्य करने की क्षमता। और फिर डिजिटल साक्षरता, कंप्यूटर एवं जो तकनीकी ज्ञान है वो होना। तो ये जो है 21वीं सदी के जो ज्ञान है जो हमारे यूथ में होने चाहिए, ये वो स्किल्स हैं। उसके बाद समस्या समाधान क्षमता, कठिन से कठिन परिस्थितियों का समाधान खोजने की योग्यता। नेतृत्व क्षमता, समूह का मार्गदर्शन एवं निर्णय लेने की क्षमता। अनुकूलनशीलता, बदलती परिस्थितियों के अनुसार स्वयं को ढालना। भावनात्मक बुद्धिमत्ता, अपनी और दूसरों की भावनाओं को समझना। तो ये जो कौशल है विद्यार्थियों को वैश्विक एवं तकनीकी युग के लिए तैयार करते हैं। जो हमें अभी के जो युवाएं हैं, जो यूथ हैं 21 सेंचुरीज़ के, उनके लिए ये स्किल्स बहुत ही ज़रूरी है। इन्हें सीखना उन्हें बहुत ही बेनिफिट दे सकता है। उसके बाद है हमारा अगला प्रश्न जो है, विद्यालय प्रबंधन हेतु किसी 3 ICT उपकरणों के कार्यों की चर्चा कीजिए। तो इसमें हम लोग देखेंगे कि जो हमारा स्कूल मैनेजमेंट है उसके लिए जो कोई 3 ICT उपकरण है उनके बारे में हम देखेंगे और पढ़ेंगे। ICT उपकरण विद्यालय प्रशासन एवं प्रबंधन को अधिक प्रभावी बनाते हैं, जिसमें से पहला है स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम SMS। इसमें जो है छात्र उपस्थिति रिकॉर्ड रखना होता है। उसके बाद परीक्षा परिणाम तैयार करना और फीस प्रबंधन करना। तो ये सारे जो काम है वो किसका होता है? स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम का। उसके बाद है अगला लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम LMS। तो इसके अंतर्गत क्या होता है कि ऑनलाइन कक्षाएं संचालित करना,
और उसके बाद अध्ययन सामग्री उपलब्ध कराना, असाइनमेंट एवं मूल्यांकन करना, और फिर डिजिटल संचार उपकरण, अभिभावकों एवं शिक्षकों के बीच संवाद स्थापित करना, सूचना एवं नोटिस भेजना, ऑनलाइन मीटिंग आयोजित करना। तो ये किससे होता है? डिजिटल संचार उपकरण के उपयोग से। उसके बाद है इसके देखिए अन्य कार्य देखेंगे, जिसमें से है डेटा प्रबंधन, डेटा मैनेजमेंट, समय सारणी तैयार करना और फिर रिपोर्ट तैयार करना। आईसीटी उपकरण विद्यालय प्रशासन को तेज, पारदर्शी एवं व्यवस्थित बनाते हैं। उसके बाद है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कह रहा है कि आउटकम बेस्ड एजुकेशन से संबंधित समस्याओं की चर्चा कीजिए। तो पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि ये आउटकम बेस्ड एजुकेशन क्या है। तो ये एक ऐसी शिक्षा प्रणाली है जिसमें सीखने के परिणामों पर विशेष ध्यान दिया जाता है। तो ये कैसी शिक्षा प्रणाली है? तो इसके अंतर्गत जो है, जो सीखने के परिणाम होते हैं उस पर बहुत ही विशेष ध्यान दिया जाता है। शायद इसलिए इसे आउटकम बेस्ड एजुकेशन कहते हैं। लेकिन इसकी जो प्रमुख समस्याएं हैं वो भी कम नहीं, जिसमें से पहला है स्पष्ट परिणाम तय करने में कठिनाई। सभी विषयों के लिए परिणाम निर्धारित करना आसान नहीं होता। शिक्षकों का प्रशिक्षण अभाव। कई शिक्षक ओबीई प्रणाली से पूर्णतः परिचित नहीं होते। उसके बाद अत्यधिक दस्तावेजीकरण, रिकॉर्ड एवं रिपोर्ट तैयार करने में अधिक समय लगता है। मूल्यांकन संबंधी कठिनाई। विद्यालयों की वास्तविक उपलब्धि मापना कठिन होता है। और फिर जो है इसमें संसाधनों की भी कमी होती है। तकनीकी एवं शैक्षिक संसाधनों का अभाव रहता है। ग्रामीण संसाधनों की समस्या। डिजिटल सुविधाओं की कमी के कारण ओबीई लागू करना कठिन होता है। रटने की प्रवृत्ति। कई बार परिणाम प्राप्ति पर अत्यधिक ध्यान सीखने की गहराई कम कर देता है और हमें क्या होती है? रटने की प्रवृत्ति आ जाती है। तो ओबीई को प्रभावी बनाने के लिए शिक्षक प्रशिक्षण एवं उचित संसाधन आवश्यक है। तो आउटकम बेस्ड एजुकेशन को जो है प्रभावी बनाने के लिए क्या आवश्यक है? शिक्षक प्रशिक्षण और उचित संसाधन की बहुत ही आवश्यकता है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा अगला प्रश्न, जो कह रहा है कि CABE सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन की भूमिका एवं कार्यों की व्याख्या कीजिए। तो ये जो है CABE भारत सरकार का सर्वोच्च शैक्षिक सलाहकार निकाय है। तो ये है क्या? CABE भारत सरकार का सर्वोच्च शैक्षिक सलाहकार निकाय है। इसका गठन जो है शिक्षा संबंधी नीतियों पर केंद्र एवं राज्य सरकारों को सलाह देने के लिए किया गया है। तो इसका गठन क्यों किया गया है? शिक्षा संबंधी नीतियों पर केंद्र एवं राज्य सरकारों को सलाह देने के लिए किया गया है। अब हम देखेंगे इसकी भूमिका। तो भूमिका हमें शिक्षा नीति निर्माण में सहयोग करता है, केंद्र एवं राज्यों के बीच समन्वय स्थापित करता है और शिक्षा सुधार संबंधी सुझाव देता है। तो इसके मुख्य भूमिका क्या क्या है? शिक्षा नीति निर्माण, उसके बाद केंद्र और राज्य सरकार के बीच समन्वय स्थापित करना और शिक्षा सुधार संबंधी सुझाव देना। उसके बाद है प्रमुख कार्य इसके। तो इसके प्रमुख कार्यों में क्या क्या है? राष्ट्रीय शिक्षा नीतियों पर विचार करना, उसके बाद शिक्षा के सार्वभौमिकरण को बढ़ावा देना। तो क्या क्या है? पहला है इसमें राष्ट्रीय शिक्षा नीतियों पर विचार करना और फिर शिक्षा के सार्वभौमिकरण को बढ़ावा देना। बालिका शिक्षा एवं सामाजिक समानता पर ध्यान देना, शिक्षा की गुणवत्ता सुधार हेतु सुझाव देना, तकनीकी एवं व्यावसायिक शिक्षा को प्रोत्साहित करना, शिक्षा में आईसीटी एवं नवाचार को बढ़ावा देना, राज्यों की शिक्षा समस्याओं पर चर्चा करना। तो अंततः हम ये कह सकते हैं कि जो CAB है शिक्षा प्रणाली में समन्वय, समानता एवं गुणवत्ता सुधार के लिए महत्वपूर्ण संस्था है।
उसके बाद है हमारा अगला क्वेश्चन जो है एनएमसी नेशनल मेडिकल कमीशन की भूमिका एवं कार्यों की चर्चा कीजिए। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि ये नेशनल मेडिकल कमीशन क्या है। तो इसे जो है 2019 में चिकित्सा शिक्षा एवं स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार के लिए स्थापित किया गया। तो ये जो है एनएमसी, जिसका पूरा नाम है नेशनल मेडिकल कमीशन, जिसे 2019 में चिकित्सा शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार करने के लिए स्थापित किया गया था। अब हम आगे देखेंगे इसकी भूमिका। तो इसकी भूमिका चिकित्सा शिक्षा की गुणवत्ता सुनिश्चित करना, मेडिकल कॉलेजों का नियमन करना, डॉक्टरों के पंजीकरण एवं मानकों की निगरानी करना। अब इसके प्रमुख कार्य क्या क्या थे? तो इसके प्रमुख कार्य थे मेडिकल शिक्षा के मानक निर्धारित करना, मेडिकल कॉलेजों की मान्यता देना, एमबीबीएस एवं पीजी पाठ्यक्रमों में सुधार करना, राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा नेक्स्ट का संचालन, चिकित्सा अनुसंधान एवं नैतिकता को बढ़ावा देना, स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता बनाए रखना। तो ये जो है उसके प्रमुख कार्य थे। एनएमसी ने मेडिकल शिक्षा को अधिक पारदर्शी एवं गुणवत्तापूर्ण बनाने का प्रयास किया है। उसके बाद आता है हमारा अगला प्रश्न जो है उच्च शिक्षा के अंतर्राष्ट्रीयकरण का महत्व स्पष्ट कीजिए। तो अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि उच्च शिक्षा के अंतर्राष्ट्रीयकरण का महत्व स्पष्ट कीजिए। तो सबसे पहले हम समझते हैं उच्च शिक्षा का अंतर्राष्ट्रीयकरण क्या है। तो ये वह प्रक्रिया है जिसमें शिक्षा को वैश्विक स्तर पर सहयोग एवं आदान प्रदान करने से जोड़ा जाता है। तो उच्च शिक्षा का अंतर्राष्ट्रीयकरण वह प्रक्रिया है जिसमें शिक्षा को वैश्विक स्तर पर सहयोग एवं आदान प्रदान से जोड़ा जाता है। और इसके महत्व क्या क्या हैं? तो इसके महत्व है वैश्विक ज्ञान एवं तकनीक तक पहुंचना, अंतर्राष्ट्रीय शोध सहयोग करना, विद्यार्थियों के कौशल एवं रोजगार क्षमता में वृद्धि, विदेशी छात्रों एवं शिक्षकों का आदान प्रदान, सांस्कृतिक समझ एवं वैश्विक दृष्टिकोण का विकास, विश्वविद्यालयों की अंतर्राष्ट्रीय रैंकिंग में सुधार, नवाचार एवं अनुसंधान को प्रोत्साहन। तो हम ये कह सकते हैं कि अंतर्राष्ट्रीयकरण से शिक्षा प्रणाली अधिक प्रतिस्पर्धी एवं आधुनिक बनती है। उसके बाद है हमारा अगला प्रश्न एनईपी 2020 में शिक्षा के अंतर्राष्ट्रीयकरण संबंधी संस्तुतियों की चर्चा कीजिए। तो अगला प्रश्न हमारा क्या है कि नीप 2020 में शिक्षा के अंतर्राष्ट्रीयकरण संबंधी संस्तुतियों की चर्चा कीजिए। तो सबसे पहले हम जानते हैं ये नीप है क्या। तो इसका जो फुल फॉर्म है वो होता है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। क्या होता है? नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में शिक्षा को वैश्विक स्तर से जोड़ने पर विशेष बल दिया। तो इसने क्या किया कि 2020 में शिक्षा को वैश्विक स्तर से जोड़ने पर एक विशेष बल दिया। अब हम इसकी प्रमुख संस्तुतियों को देखेंगे। तो पहला इसमें विदेशी विश्वविद्यालय को अनुमति। तो विश्व के शीर्ष विश्वविद्यालयों को भारत में परिसर स्थापित करने की अनुमति। उसके बाद छात्र एवं शिक्षक विनिमय कार्यक्रम, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग एवं आदान प्रदान को बढ़ावा। फिर अनुसंधान सहयोग, विदेशी संस्थानों के साथ संयुक्त शोध परियोजनाएं। क्रेडिट ट्रांसफर प्रणाली, विभिन्न देशों के विश्वविद्यालयों के बीच शैक्षणिक क्रेडिट मान्यता। ऑनलाइन एवं डिजिटल शिक्षा, वैश्विक डिजिटल पाठ्यक्रम एवं ई लर्निंग को बढ़ावा। भारतीय ज्ञान परंपरा का प्रचार, भारतीय संस्कृति एवं ज्ञान को विश्व स्तर पर प्रस्तुत करना। बहुभाषिक शिक्षा, भारतीय एवं विदेशी भाषाओं के अध्ययन को प्रोत्साहन। तो हम ये देख सकते हैं कि
नेप 2020 का उद्देश्य जो है भारतीय शिक्षा को वैश्विक गुणवत्ता एवं प्रतिस्पर्धा के स्तर तक पहुंचाना है। तो इसका उद्देश्य क्या रहा है? भारतीय शिक्षा को वैश्विक गुणवत्ता एवं प्रतिस्पर्धा के स्तर तक पहुंचाना। उसके बाद है हमारा खंड सी या सेक्शन सी, जिसमें हमें जो है एक क्वेश्चन के 6 मार्क्स मिलते हैं। तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है हमारा, जिसमें लिखा है कि इन विषयों पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। मतलब इसमें हमें कुछ टॉपिक्स दिए रहेंगे और उन पे हमें उनके बारे में लिखना है, उनका एक संक्षिप्त टिप्पणी देना है। तो जिसमें से पहला है RTE एक्ट 2009 की प्रमुख विशेषताएं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि RTE एक्ट 2009 है क्या। तो ये जो RTE है इसका पूरा नाम है राइट टू एजुकेशन एक्ट। तो इसका पूरा नाम क्या है? राइट टू एजुकेशन एक्ट। यह अधिनियम 1 अप्रैल 2010 को लागू किया गया था। RTE एक्ट 2009 कब लागू किया गया था? 1 अप्रैल 2020 को लागू किया गया था। इसका उद्देश्य 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करना है। और इसका उद्देश्य क्या था? 6 से जो 14 वर्ष के जितने बच्चे होते हैं उसको फ्री एजुकेशन देना, अनिवार्य शिक्षा प्रदान करना। यह शिक्षा को मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता देता है। इस अधिनियम के अनुसार किसी भी बच्चे से प्रवेश के समय कोई परीक्षा या इंटरव्यू नहीं लिया जा सकता। निजी विद्यालयों में आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्गों के बच्चों के लिए 25% सीट आरक्षित करने का प्रावधान किया गया। ये अधिनियम में शिक्षक छात्र अनुपात बनाए रखने, प्रशिक्षित शिक्षकों की नियुक्ति तथा विद्यालय में आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने पर बल दिया गया। तो इसमें क्या क्या चीज़ पे बल दिया गया? जो शिक्षक छात्र अनुपात है उसको बनाए रखने में, उसके बाद प्रशिक्षित शिक्षकों की नियुक्ति में, और जो विद्यालय है उसमें आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने पर बल दिया गया। और बच्चों को शारीरिक दंड देने और मानसिक उत्पीड़न पर रोक लगाई गई है। यह कानून बाल केंद्रित एवं समावेशी शिक्षा को बढ़ावा देता है। तो यह कानून जो है किसको बढ़ावा देता है? RTE बाल केंद्रित और समावेशी शिक्षा को बढ़ावा देता है तथा विश्वविद्यालय छोड़ने वाले बच्चों को पुनः शिक्षा से जुड़ने का प्रयास करता है। और क्या करता है? जो अपना स्कूल छोड़ दिया हुआ रहता है उसको फिर से स्कूल से जोड़ने के लिए, शिक्षा से जोड़ने के लिए प्रयास करता है। उसके बाद है हमारा अगला विषय जो है शिक्षा आयोग की संस्तुतियाँ। तो शिक्षा आयोग जो 1964 से 66 तक चला गया था, जिसे हम लोग कोठारी आयोग भी कहते हैं, जैसा कि हमने इस पहले भी इसके बारे में पढ़ा। तो इसका गठन भारतीय शिक्षा प्रणाली में सुधार करने हेतु किया गया था। इसका गठन क्यों किया गया था? भारतीय शिक्षा प्रणाली में सुधार करने के लिए। आयोग ने शिक्षा को राष्ट्रीय विकास का आधार माना। पूरे देश में 10-2 और तो इसका गठन क्यों किया गया था? भारतीय शिक्षा प्रणाली में सुधार करने के लिए किया गया था। आयोग ने शिक्षा को राष्ट्रीय विकास का आधार माना। इसने पूरे देश में 10+2+3 शिक्षा संरचना लागू करने का सिफारिश किया गया। आयोग ने 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा पर बल दिया। विज्ञान एवं गणित शिक्षा को मजबूत बनाने तथा व्यावसायिक शिक्षा को बढ़ावा देने की अनुशंसा की गई। 3 भाषा सूत्र के माध्यम से हिंदी, इंग्लिश और क्षेत्रीय भाषा के अध्ययन पर जोर दिया गया। शिक्षक शिक्षा एवं प्रशिक्षण में सुधार तथा शिक्षकों के वेतन बढ़ाने की बात कही गई। आयोग ने शिक्षा में समान अवसर, राष्ट्रीय एकता एवं सामाजिक न्याय को बढ़ावा देने पर विशेष ध्यान दिया। इस आयोग की संस्तुतियों ने भारतीय शिक्षा नीति को व्यापक रूप से प्रभावित किया। उसके बाद अगला विषय है हमारा समग्र शिक्षा की भूमिका एवं कार्य। तो जो समग्र शिक्षा भारत सरकार की एक एकीकृत शिक्षा योजना है, जिसे 2018 में शुरू किया गया था। तो समग्र शिक्षा
अभियान जो है, यह समग्र शिक्षा है, वो भारत सरकार की जो एक एकीकृत शिक्षा योजना है, जिसे 2018 में शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य विद्यालय शिक्षा को अधिक समावेशी, गुणवत्तापूर्ण एवं प्रभावी बनाने का था। तो इसका उद्देश्य क्या था? विद्यालय शिक्षा को अधिक समावेशी, गुणवत्तापूर्ण और प्रभावी बनाने का था। इस योजना के अंतर्गत पूर्व प्राथमिक से लेकर वरिष्ठ माध्यमिक स्तर तक की शिक्षा को एक साथ जोड़ा गया है। समग्र शिक्षा का मुख्य लक्ष्य सभी बच्चों को समान एवं गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराना है। इसके अंतर्गत विद्यालयों में आधारभूत सुविधाओं का विकास, स्मार्ट कक्षाओं की स्थापना, पुस्तकालय एवं प्रयोगशालाओं का निर्माण किया जाता है। योजना के माध्यम से शिक्षक प्रशिक्षण, डिजिटल शिक्षा तथा बालिका शिक्षा को बढ़ावा दिया जाता है। दिव्यांग बच्चों की शिक्षा एवं समावेशी शिक्षा पर भी विशेष ध्यान दिया जाता है। खेल, कला एवं व्यावसायिक शिक्षा को भी योजना का महत्वपूर्ण भाग बनाया गया है, ताकि विद्यार्थियों का सर्वांगीण विकास हो सके। अब हम आगे बढ़ते हैं, जिसमें हमारा अगला विषय है NPE 1986 की मुख्य विशेषताएं। तो NPE क्या है, सबसे पहले ये देखते हैं। तो NEP 1986 का पूरा नाम क्या है? नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1986। तो NPE का फुल फॉर्म क्या हो गया? नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन। और यहाँ जो लिखा है 1986, इसका मतलब है कि ये जो लागू किया गया था वो 1986 में किया गया था। तो इसका मुख्य उद्देश्य भारतीय शिक्षा प्रणाली को अधिक समान, आधुनिक एवं रोजगारपरक बनाना था। इस नीति में शिक्षा को राष्ट्रीय विकास का महत्वपूर्ण साधन माना गया है। नीति के अंतर्गत सभी बच्चों के लिए प्राथमिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण करने पर बल दिया गया। महिलाएं, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़े वर्गों की शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया गया। उसके बाद है हमारा अगला विषय, अगला टॉपिक जो है भारतीय गुणवत्ता परिषद QCI के कार्य। तो इसमें हमें भारतीय गुणवत्ता परिषद के जो कार्य हैं उनके बारे में पढ़ना है और बताना है। तो भारतीय गुणवत्ता परिषद, क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया, तो इसका फुल फॉर्म क्या हो जाता है? QCI का क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया, जिसकी स्थापना 1997 में की गई थी। तो क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया का जो स्थापना है कब किया गया था? 1997 में किया गया था। इसका उद्देश्य विभिन्न क्षेत्रों में गुणवत्ता मानकों को विकसित एवं सुनिश्चित करना था। तो इसका जो उद्देश्य वो क्या था? विभिन्न क्षेत्रों में गुणवत्ता मानक को विकसित और सुनिश्चित करना था। शिक्षा क्षेत्र में QCI संस्थानों की गुणवत्ता सुधारने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह विभिन्न संस्थानों के लिए गुणवत्ता मापदंड तैयार करता है। इसके द्वारा गुणवत्ता आधारित शिक्षा, अनुसंधान एवं प्रशासन को प्रोत्साहित किया जाता है। QCI का उद्देश्य विद्यार्थियों को बेहतर शिक्षा एवं सुविधाएं उपलब्ध कराना है। यह राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गुणवत्ता मानकों को लागू करने में भी सहयोग प्रदान करता है। उसके बाद है हमारा अगला टॉपिक जो है NAAC की गुणवत्ता आश्वासन में भूमिका। तो हमारा अगला टॉपिक क्या है? NAAC की गुणवत्ता आश्वासन में भूमिका। तो NAAC का जो फुल फॉर्म है वो है नेशनल असेसमेंट एंड एक्रीडिटेशन काउंसिल, और जिसकी स्थापना है कब की गई थी? 1997 में स्थापना की गई थी NAAC का। और यह विश्वविद्यालय अनुदान आयोग UGC के द्वारा की गई थी। तो इसकी स्थापना 1994 में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग UGC के द्वारा किया गया था। इसका उद्देश्य उच्च शिक्षा संस्थानों की गुणवत्ता का मूल्यांकन एवं प्रत्यायन करना है।
NAAC विभिन्न विश्वविद्यालयों एवं कॉलेजों का निरीक्षण करके उनकी शैक्षणिक गुणवत्ता, प्रशासन, अनुसंधान, आधारभूत सुविधाओं एवं छात्र सेवाओं का मूल्यांकन करता है। इसके द्वारा संस्थानों को ग्रेड प्रदान किए जाते हैं, जिससे उसकी गुणवत्ता का पता चलता है। और इसके द्वारा एक कार्य किया जाता है जो है ग्रेड प्रदान करना। तो इससे हमें पता चलता है कि कौन सा जो संस्था कितना प्रभावी है, उसमें गुणवत्ता है, कितना ग्रेड उसे मिला हुआ है। उसके बाद है हमारा अगला विषय जो है शिक्षा में PPP पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के लाभ। तो शिक्षा में क्या है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के जो लाभ हैं उसे हमें अब बताना है। तो PP का अर्थ क्या हुआ, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। इसमें सरकार एवं निजी क्षेत्र मिलकर शिक्षा के विकास के लिए कार्य करते हैं। तो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में क्या करते हैं, जो सरकार और जो निजी क्षेत्र है वो मिलकर शिक्षा के विकास के लिए कार्य करते हैं। शिक्षा में PPP मॉडल का मुख्य उद्देश्य गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को अधिक प्रभावी एवं सुलभ बनाना है। तो ये PPP मॉडल का जो उद्देश्य है वो क्या है, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को अधिक प्रभावी और सुलभ बनाना है। इस व्यवस्था से विद्यालयों एवं कॉलेजों में आधुनिक सुविधाएं, तकनीकी संसाधन एवं बेहतर प्रबंधन उपलब्ध हो पाता है। निजी क्षेत्र की भागीदारी से शिक्षा में नवाचार एवं तकनीकी विकास को बढ़ावा मिलता है। इससे सरकार पर वित्तीय भार कम होता है तथा शिक्षा के विस्तार में सहायता मिलती है। उसके बाद है हमारा अगला टॉपिक जो है भारत में पूर्व प्राथमिक शिक्षा प्रदान करने वाली संस्थाएं। तो पूर्व प्राथमिक शिक्षा वह शिक्षा है जो बच्चों को विद्यालय में प्रवेश करने से पहले दी जाती है। तो यह कैसी शिक्षा है, जो बच्चों को विद्यालय में प्रवेश करने से पहले देने वाली शिक्षा है। इसका उद्देश्य बच्चों के शारीरिक, मानसिक एवं सामाजिक विकास को बढ़ावा देना है। तो इसका उद्देश्य क्या है, बच्चों के जो शारीरिक, मानसिक और सामाजिक विकास को बढ़ावा देना है। भारत में पूर्व प्राथमिक शिक्षा प्रदान करने के लिए विभिन्न संस्थाएं कार्य करती है। आंगनवाड़ी केंद्र छोटे बच्चों को प्रारंभिक शिक्षा एवं पोषण उपलब्ध कराते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे आंगनवाड़ी का जिक्र किया गया है, जो लगभग सभी गांवों में होते हैं। तो ये क्या करता है कि छोटे बच्चों को जो ये प्रारंभिक शिक्षा और पोषण उपलब्ध कराता है। उसके बाद नर्सरी एवं किंडरगार्टन विद्यालय बच्चों को खेल एवं गतिविधियाँ आधारित शिक्षा प्रदान करती है। उसके बाद है हमारा अगला विषय जो है शिक्षा 2030 हेतु सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। तो इसमें हमें क्या पढ़ना है, शिक्षा 2030 के लिए जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं उनके बारे में पढ़ना है। तो ये जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स संयुक्त राष्ट्र द्वारा निर्धारित वैश्विक लक्ष्य है। तो ये किसके द्वारा निर्धारित किया गया है, संयुक्त राष्ट्र द्वारा निर्धारित एक वैश्विक लक्ष्य है। वैश्विक लक्ष्य मतलब जो पूरे जो हमारे कंट्रीज़ हैं जितने विश्व में, उनका एक लक्ष्य है। इसका उद्देश्य सतत एवं समावेशी विकास सुनिश्चित करना है। शिक्षा से संबंधित लक्ष्य SDG 4 है, जिसका उद्देश्य सभी के लिए गुणवत्तापूर्ण एवं समान शिक्षा उपलब्ध कराना है। SDG 4 के अंतर्गत सभी बच्चों को निःशुल्क प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा प्रदान करने पर बल दिया गया है। इसमें बालिका शिक्षा, दिव्यांग बच्चों की शिक्षा तथा व्यावसायिक एवं तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा देने की बात कही गई है। डिजिटल शिक्षा एवं आजीवन सीखने के अवसर उपलब्ध कराने पर भी विशेष ध्यान दिया गया है। SDGs शिक्षा में समानता, सामाजिक न्याय एवं कौशल विकास को बढ़ावा देते हैं। इसका उद्देश्य ऐसी शिक्षा प्रणाली विकसित करना है जो विद्यालय को रोजगार, नागरिकता एवं सतत विकास के लिए तैयार कर सके। तो ये जो प्रणाली है, जो शिक्षा प्रणाली, ये चाहता है
विकास चाहता है शिक्षा प्रणाली में, जो विद्यार्थियों को रोजगार देगा, नागरिकता और सतत विकास के लिए उसे तैयार करेगा। तो यहाँ पे ही हमारा ये सारे जो हमारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन व आंसर्स हैं वो समाप्त होते हैं। और वीडियो के लास्ट तक बने रहने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारी ये पूरी कोशिश रहेगी कि हम आपको इजी से इजी वर्ड्स में पढ़ाएं और समझाएं, और जितने भी हमारे मोस्ट इम्पॉर्टेंट PYQs हैं वो आप तक पहुंचाएं। और ये हमें पूरा विश्वास है कि आपके जो आने वाले एग्ज़ाम्स हैं उसमें आप बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करोगे। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर ये आपको PDF चाहिए तो उसके लिए आप हमारे चैनल की डिस्क्रिप्शन में जाके वहाँ से हमारा WhatsApp नंबर लेके आप हमें डायरेक्ट कांटेक्ट करके ये परचेज़ कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।